तो मोदी का ध्यान, विपक्ष परेशान, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा अश्वनी शाही जी, बीजेपी के तेजतर्रार चेहरों में से एक हैं। डॉक्टर उस्मानी साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ डॉक्टर परमवीर सिंह इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके साथ साथ कुछ ही देर में कांग्रेस का चेहरा भी आपको खिड़की में दिखाई देगा। लेकिन पहले चर्चा परमवीर जी आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि मसला 57 सीटों के इस आखिरी रण का है। क्या वाकई में जैसे दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, चाहे वो बीजेपी हो या फिर इंडिया गठबंधन, कि भाई हम बहुमत हासिल कर चुके हैं? क्या वाकई में 6 चरणों के भीतर बहुमत दोनों तरफ से जो दावे किए जा चुके हैं कि हासिल कर चुके हैं, या फिर 7वां चरण ही तय करेगा कि किसकी बनेगी सरकार? परमवीर जी। तिलक जी, एक शायर का शेर है कि अब रोशनी का फैसला अब हवाएं करेंगी, जिस दिए में दम होगा वो जलता रहेगा। 4 तारीख नजदीक है, जिनके पास जनता ने अपना आशीर्वाद दिया होगा सामने आ जाएंगे। अनुमान सब लोग लगा सकते हैं, तो हम भी लगा रहे हैं। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा देखा जाए, मैं लगातार रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार, तो वोटिंग पैटर्न जब 3-4% ऊपर नीचे रहता है तो बदलाव कम दिखाई दिया है। आजादी के बाद से भारत का अगर हम इतिहास उठाकर देखें, बदलाव कम दिखाई दिया है। वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा गिर जाना तब उससे होता है कि नाराजगी सरकार से है, मतलब वैसी स्थिति कश्मीर में देखी गई थी और कहीं नहीं देखी गई, आतंकवाद के डर से नहीं होता था। जब बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तब दिखाई देता है कि जनता अमूल चमूल टोटल बदलाव करना चाहती है, तो बढ़कर वोटिंग करते हैं। और बढ़कर भी वोटिंग फ्लोटिंग वोटर करता है। फ्लोटिंग वोटर ज्यादा करके शहरी अंचल में रहते हैं, कि जो लोग तत्कालीन मुद्दों को बेस मानकर ही वोट डालते हैं, और अगर बहुत जरूरी तभी वोट डालते हैं, वरना वो अपनी। लेकिन इस बार तो गर्मी ने सितम ढाया हुआ है साहब। लेकिन फिर भी साहब 2-3% ही वोटिंग परसेंटेज गिरा है। गर्मी ने जिस तरह से हाल बेहाल कर रखा है, यहाँ लोगों की जान जा रही है। तिलक जी, देखिए जनता, और जहां तक समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग भी इस बात को समझ रहा होगा, और जो हालात इस बार पैदा हुए वो अपने आप में सबके लिए सवाल बन के खड़ा है। तिलक जी, देखिए तो मजबूरी है। अब 5 साल के बाद भी इन्हीं दिनों में चुनाव पड़ने वाले हैं। तो हम अगर आज हम बैठे 2024 की बात कर रहे हैं, जब 29 में चुनाव होगा, तभी भी यही महीने चल रहे हैं। परमवीर जी, ये कहां पर लिखा हुआ है कि 7 ही चरणों में चुनाव होंगे? तिलक जी, 6 में हो जाएंगे या 8 में हो जाएंगे। तो देखिए, बात कहीं लिखा थोड़ी ना हुआ है कि साहब आपको 7 चरणों में ही करने हैं। तिलक जी, वो देखिए वो राजनीति वालों करने का या बनाने का काम है। हम एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, और साथ साथ फेस में लोगों की जान जा रही है, तो इसका मतलब हमारे लिए चुनाव जरूरी हो जाती है, लोगों की जान नहीं। तिलक जी, देखिए ये चीजें बहुत लंबा बहस का विषय है, देखिए, लेकिन ये योजना बननी चाहिए इस तरीके से। नहीं तो ऐसे विषयों पर बहस होनी चाहिए साहब, जहां लोगों की जान पर बनाए। पर तिलक जी, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं इसमें, जो एक आम आदमी जिसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होती है, ज्ञान लिमिटेड होता है, वो नहीं कमोडिटीज कर पाएगा। देखिए, अभी भी देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ ठंड भी है। ठंड मतलब कि मौसम ठंडा है यहाँ के मैदानी इलाकों के अलावा से। और केरल में तो अभी मानसून की दस्तक भी आ चुकी है, बारिश भी पड़ रही है। तो उन सारी चीजों का निकाल के बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग ने देखा, इस बार का अनुभव उन्हें मिला है। जरूर रुख किए होंगे जो परेशानियां इस बार सामने आई है, तो पक्की बात है कि अगली बार इससे भविष्य को अच्छा करने के लिए। जल्दी से आपका कमेंट, फिर उस्मानी साहब के पास जा रहा हूं मैं। ये मुकाबला फंसा हुआ है, या फिर जैसे दोनों तरफ से दावा कर रहे हैं कि भाई बहुमत हम हासिल कर चुके हैं? तिलक जी, ये माइंड गेम चलता है, अभी लास्ट तक माइंड गेम चलेगा, कल तक चलेगा। उसके बाद देखिए चीजें दिखाई देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे 1 तारीख को ही इंडिया गठबंधन ने अपनी बैठक बुला ली है, तो मुझे लगता है कि उनके पास कुछ ऐसा है कि जोड़ तोड़ करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उन लोगों को। या तो अपने यहाँ से तो कुछ लोग आप भी मान रहे हो कि फंसा हुआ मामला? देखिए, चुनाव तिलक जी, चाहे म्युनिसिपैलिटी का हो चाहे पार्लियामेंट का हो, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर हो तो फंसा हुआ ही होता है। ठीक, उस्मानी साहब देखिए, आपके गठबंधन के साथी यहां तो अभी तक पहुंचे नहीं। सवाल पहला उन्हीं से करना था मुझे, वो है नहीं, तो आप ही से, विपक्ष के चेहरे हैं तो मैं आप ही से शुरुआत करता हूं। यह 57 सीटों पर अभी मुकाबला बाकी है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपसे बात करूंगा, क्या स्थिति दिखाई दे रही है आपको यूपी में, पूर्वांचल की? यूपी में महागठबंधन जो हमारा इंडिया गठबंधन है, ये बहुत आगे है, और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस चुनाव में।
इस चुनाव में जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसको बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। जो 2014 की सरकार बनी है, जो 2019 की सरकार बनी है, वो उत्तर प्रदेश से ही बनी है। अगर उत्तर प्रदेश से इतनी ज्यादा सीटें बीजेपी को ना मिलती तो केंद्र में इनकी सरकार नहीं बनती। आज उत्तर प्रदेश को माइनस कर दे तो इनकी सरकार चली गई, और हम लोगों की तैयारी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता परेशान हैं। उस्मानी साहब, आप ही से मैं जान लेता हूं, आपका अनुभव भी है, तजुर्बा भी है। ये 26 में से पूर्वांचल की 26 सीटें जोड़ रहा हूं मैं, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? 26 में 26 की 26 जीत रहे हैं। एक आध सीटें अगर ये पा जाए तो अच्छा, 26 में से 26 जीत रहे हैं आप? जी, बहुत वैसे तो नहीं मुश्किल जीत रहे, जैसे अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में कहा था कि 400 की 400 हमारी है, 3 सीटें इनकी हैं। नहीं, विधानसभा का मामला दूसरा था। हाँ। विधानसभा में आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे विधायकों को हराया गया, किसी को 300 से हराया गया, किसी को 500 से हराया गया। हाँ। किस तरीके से बेईमानी की गई, ये वो दूसरी बात थी। हाँ। आज दूसरी बात है, आज ये चुनाव जो अच्छा, है, आज माहौल बदला शायद, क्योंकि मैं बदला पिछली हुआ बार के माहौल। आंकड़े देख रहा था, करेक्ट कर दीजिएगा मैं गलत होऊंगा तो। पिछली बार मायावती जी आपके साथ थी, बहन जी आपके साथ थी, तब मात्र गाजीपुर और घोसी आपको मिली थी। जी, मैं गलत तो नहीं हूं? नहीं, बिल्कुल सही है आप। तो अब आप कहां खड़े पा रहे हैं खुद को, और आप कह रहे हैं कि हम सारी की सारी सीटें हम जीत रहे हैं 26 की 26? 19 और 24 में भारी अंतर है। एक बार आदमी झूठ बोल के काम चला लेगा, 2 बार झूठ बोल के काम चला लेगा, हाँ। लेकिन तीसरी बार काट की हांडी नहीं चढ़ती है। अब काट की हांडी नहीं चढ़ने वाली है। जनता जो है वो रोड पे आ गई है, जनता चुनाव लड़ रही है। आज जो लोग कह रहे थे कि हम 400 पार है, उनका नारा ही बदल गया। अब 400 पार का नारा खत्म है, अब कहीं आवाज नहीं आ रही 400 पार की। आप जो है, नहीं, आप कितने पार की आवाज लगा रहे हैं? चलिए, उनकी तो आपने कहा कि आवाज नहीं आ रही, आपकी भी तो नहीं आ रही साहब। हम लोग तो 300 पार है, तो बहुत दिन से मतलब 300 पार हो गए? जी, 300 पार है हम लोग। अच्छा, 300 पार है, क्योंकि देखिए हम आपको बता रहे हैं, इसका एक कारण भी है। 2 बार आपने कहा मोदी की गारंटी है। कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में कोरोना के टीके लगाए गए, जनता को बताया गया कि तुमको हमने फ्री टीके लगवा दिए। लेकिन आज जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है, नहीं, वो मुद्दों पर तो चर्चा सर, आप लोगों ने मुद्दे तो उठाए ना। ये आपने इंजेक्शन वाला मुद्दा नहीं, आपने पीडीए वाला मुद्दा उठाया ना। वो पीडीए, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित, आदिवासी पिछड़ा दलित, आदि आबादी पिछड़ा दलित, अगड़ा पिछड़ा दलित, कुछ भी जोड़ दीजिए, वो मुद्दा कितना असरदार हुआ? वही मुद्दा, वो मुद्दा पीडीए तो असरदार मुद्दा है ही है। हाँ। इसी मुद्दे में ये सारे मुद्दे आ गए। जो कोरोना का टीका लगाया था, मोदी की गारंटी दी थी, मोदी का फोटो लगा हुआ एक सर्टिफिकेट दिया था हम लोगों को। नहीं, तो आप लोगों ने कहां लगवाया वो इंजेक्शन? नहीं, क्यों नहीं, जनता ने हमारी लगवाया। अच्छा, हमारी जनता ने लगवाया। अच्छा, वो अखिलेश जी भी लगवा के आए थे बाद में? हाँ। नहीं, वो गारंटी कहाँ चली गई? हाँ। वो टीका तो वापस हो गया। जो टीका था, टीके के ऊपर नहीं, आज वो जो जनता ने इंजेक्शन लगाया वो महत्वपूर्ण है। अभी उस इंजेक्शन पे आते हैं। उस्मानी साहब, एक बात आपने कहा कि पीडीए धरातल पर दिखाई दिया, लेकिन वो जो पिछड़ों के नेता हैं, जैसे कि जो दावा करते हैं हम पिछड़ों के नेता हैं, इसी पूर्वांचल की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, जी। अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओपी राजभर, वो तो बीजेपी के साथ जाकर खड़े हुए हैं, और आप कह रहे हो पिछड़ों की हम पैरवी कर रहे हैं। देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जो है, उन्होंने जनता से सीधे संवाद किया। ये नेता, इनको नेता बनाया किसने? आपने बनाया? समाजवादी पार्टी, और क्या, समाजवादी पार्टी का अलायंस ना होता तो ये एमएलए और एमपी बनते। अच्छा, ये रोड पे घूम रहे होते। इस बार जीत के दिखाएं। तो इनको बस में किसने घुमाया? इनके जिनके नंबर आपने बताए हैं, अभी नाम दिए। हाँ, माननीय राजभर जी, माननीय अनुप्रिया पटेल और माननीय संजय निषाद, इन तीनों को नेता आपने बनाया समाजवादी पार्टी ने। पार्लियामेंट पहुंच जाए, पार्लियामेंट पहुंच। नहीं, मैं पूछ रहा हूं उस्मानी साहब, थोड़ा ज्ञानवर्धन करिए। आपने बनाया नेता उनको? विधानसभा चुनाव की बात हुई है। विधानसभा के चुनाव में राजभर जी से अलायंस हुआ, कहिए हाँ। अगर अलायंस नहीं हुआ होता तो इनके जो 10-12 एमएलए जीते, कहां से जीत जाते? हाँ। कहां से जीत जाते? ये कहां से एमएलए बन के आ जाते? यानी आप ये कह रहे हैं कि इनकी मौजूदगी का कोई असर नहीं पड़ेगा? वो तो लोकसभा में दिखाई पड़ जाएगा ना, अगर इनका मौजूदगी ओके, शाही जी, लोकसभा में। शाही जी,
वो ये कह रहे हैं कि जी। भाई 57 सीटों पर जहां चुनाव हो रहा है 8 राज्यों की, सरकार तो हमारी बनने जा रही है, और उस्मानी साहब कह रहे हैं कि भैया ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद, तीनों को नेता हमने बनाया, अखिलेश जी ने नेता बनाया उनको, वरना ये नेता नहीं थे। जी जी जी, चलिए देखिए, उस्मानी साहब कह सकते हैं कि नेता इन्होंने बनाया, धरती इन्होंने बनाई, चांद पर पहली बार ये उतरे, तो ये लोग तो कहते हैं। समाजवादी पार्टी के किसी नेता से ये आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि कोई भी नेता कुछ भी कह सकता है। 400 का आपने अभी उस्मानी साहब के सामने रखा कि 400 सीटें विधानसभा में जीत रहे थे, तो अब इन्होंने बेईमानी करके हराया गया हमको, वो भी कहा। टीके की बात आई, शायद उस्मानी साहब ने भी लगवाया था, अखिलेश जी ने लगवाया था। दोनों लोग स्वच्छ और सुरक्षित, ईश्वर करें लंबी शतायु हो ये लोग, लेकिन आज हमारे सामने हैं। लेकिन एक भ्रम फैलाने का काम भी उधर किया गया। तीसरी बात, अभी आपका जो आज का मुद्दा है, नहीं, मोदी जी ध्यान पर, मोदी जी का फोटो क्यों हटाया और गया, जरा विपक्ष बता दीजिए। परेशान। नहीं, टीके के सर्टिफिकेट से मोदी जी की गारंटी जो फोटो था वो क्यों हटाया गया, आप बताइए। आप हमको जो है लग रहा है कोरोना कि काल में 200 करोड़ आपदा काल में आप अवसर ढूंढ रहे थे, आपने अवसर ढूंढ लिया। कोरोना काल में भी कहा अवसर मिल गया हमको। आपने टीका कंपनी से 650 करोड़ रुपया डोनेशन ले लिया। जनता मर रही थी, आप सौदा कर रहे थे, डोनेशन ले रहे थे, जबरदस्ती टीका लगवा रहे थे, जान के मारने के टीका लगवा रहे थे। आज जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े ये आए हैं कि हार्ट अटैक से, ब्रेन हैमरेज से जो ज्यादातर मौतें हो रही हैं, एकदम मौतों की बाढ़ आ गई है, वो इन टीकों की वजह से हो रही है। उस्मानी साहब एक मिनट सर, इंजेक्शन मुद्दा नहीं है ना आज, इंजेक्शन पे अलग चर्चा करेंगे चुनाव के बाद पक्का। आपने फोटो हटा लिया, काहे की गारंटी? नहीं ठीक है सर, वो मुद्दा आपने उठाया ना चुनाव में, अब जनता को तय करने दीजिए। अश्वनी शाही जी जल्दी से जवाब दीजिए। फोटो क्यों हटाया बताइए ना। 200 करोड़ से ऊपर। जी थोड़ा शांत रहिए, मंच नहीं है, थोड़ा शांत भाई रहिए, आप मंच अपनी नहीं बात है। कहिए, आप आक्षेप क्यों लगा रहे हो कि ये कह रहे हैं वो कह अरे रहे हैं? भाई हमने आपने आपको- आरोप लगाया तो मैं तो कुछ नहीं बोला, नहीं, मैं तो सुनता रहा धैर्य से। हम तो सत्य की कसौटी पे साहनी जी दे रहे हैं आपको। मैंने धैर्य से मैं सुनता सत्य रहा की आपको। कसौटी पे आप आरोप बताइए ना, लगाते रहे, फोटो लेकिन थोड़ा फोटो धैर्य क्यों से आप भी हटाया? रखिए ना, फोटो मंच थोड़ा ही है। अरे फोटो क्यों मंच हटाया? नहीं है, उस्मानी जी, कोरोना मंच के नहीं है। सर्टिफिकेट से फोटो क्यों हटाया बताओ ना। उस्मानी फोटो जी क्यों उस्मानी हटाया? जी उस्मानी जी मेरी हाँ। बात समझिए, ये 7वें चरण के रण के ऊपर चुनावी नतीजे क्या कुछ असर डालेंगे? एक मिनट सर, मुद्दा आज ये है, इंजेक्शन पर मैं पक्का चर्चा करूंगा, अलग से आपको आमंत्रित किया जाएगा। कम से कम आज तो चर्चा चुनाव की हो जाए ना, है ना। आपने कहा कि भैया नेता हमने बनाया राजभर को, इससे पहले तो नेता थे नहीं वो। आपने कहा संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल को हमने नेता बनाया, इससे पहले नेता नहीं थे वो। वही तो सवाल का जवाब ले रहा हूं ना सर उनसे। एक मिनट शायद जवाब दीजिए। जी जी जी, देखिए सोनेलाल पटेल साहब का की मेहनत, आज अनुप्रिया जी आज नेता हैं। उस समय हमको लग रहा है अखिलेश जी राजनीति में सोनेलाल पैदा भी पटेल नहीं जी हुए अगर थे। सोनेलाल पटेल जी अगर फिर वही जीवित बात। होते तो पता नहीं कैसे सर, हर कैसे बात वो में बीच में बोलेंगे तो आंसू कैसे रो रहे काम होते। चलेगा? उनकी पत्नी है, उनको किनारे कर दिया गया, उनकी बेटी को पल्लवी पटेल को किनारे कर दिया गया। पल्लवी पटेल को एमएलए बनाया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के आपको हरा के वो आई। रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड है, वो हरा के आई और बाई इलेक्शन हरा के आई, समाजवादी पार्टी हरा के आई। तो अगर आपकी इतनी लोकप्रियता थी तो आप हार क्यों गए? आप क्यों हार गए उपचुनाव? तो आप देखिए ना, नेता हम ही ने बनाया है, इसमें कोई गलत बात नहीं। समाजवादी पार्टी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इनको नेता बनाया है, और उन्होंने मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक्सेप्ट किया कि हमसे ये गलत हो गया। इन लोगों को उस्मानी साहब आगे सवाल बढ़ाना। पूछ लें? पूछिए सर आप अपनी बात रख रहे हैं, कम से कम दूसरे को तो सुनिए सर। शायद जल्दी से जवाब दीजिए प्लीज। अब क्या जल्दी से जवाब दे भाई साहब? जैसे एक लाइन बोल रहे हैं उस्मानी जी बीच में टपक रहे हैं। नहीं, पूरा उस्मानी वक्त जी को पूरा लग- वक्त आपका, पूरा वक्त आपका, नहीं, नाराज मत ये होइए। लग रहा है कि जैसे उस्मानी जी को मंच मिल गया है और यहाँ पर माला और हम लोग जो है श्रोता हैं। नहीं, हम ये कुछ तो कोई गलत बात बोल नहीं है रहे हैं तो उस्मानी आप जी। बताइए। हम चुनाव तो गलत जीते थे, उन्होंने पल्लवी पटेल को बताया, आप भी आपका परिचय कराया। तिलक चावला साहब ने, आप पूर्व मंत्री हैं, जो आपको चुनाव क्यों नहीं टिकट मिला, क्यों नहीं चुनाव जीते हैं, आप क्यों यहाँ बैठे हैं?
लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव जीत सकता है, कोई भी भाई, हार सकता है, पॉलिटिकल- ये जनता के हाथ में होता है, भाई हमारे आपके हाथ में नहीं पार्टी होता है। में सब लोग काम करते हैं, आप भी इसको हाँ नहीं, तो काम करिए भाई, हम कहाँ कह रहे हैं काम नहीं करते हैं आप। उस्मानी जी काम कर प्लीज, रहे मैं हैं। आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं सर, अभी मैंने आपका ऑडियो अगर थोड़ा सा नीचे किया तो आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि विपक्ष की आवाज दबा दी? सर आप कंटिन्यू बोल रहे हैं सर, तो मैं ये आपसे आक्षेप प्लीज लगा रिक्वेस्ट रहे- कर रहा हूं। अरे हमारे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं ये। उस्मानी सर मैं आप ही के पास आऊंगा, कम से कम इनसे तर्कों तो पर आक्षेप- चर्चा कर लेना। नहीं, इनसे कभी देखिए आप व्यक्तिगत इंजेक्शन की आक्षेप- बात कर रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं नेता बना दिए, तो सर उनका जवाब तो ले लीजिए आप बिना जवाब दिए कैसे बोल सकते हैं आप? ठीक है, जवाब दें, लेकिन प्लीज आक्षेप- शाहिद जी आप बोलिए। जी, तो देखिए उसके बाद राजभर साहब का कैसे भारतीय जनता पार्टी से सबसे पहले उनका गठबंधन हुआ था, उसके बाद तो गए थे इनके यहाँ, उसके बाद उनके पास हम लोगों के साथ थे, तो अभी भी उनके पास विधायक थे। छोड़िए, जाने दीजिए, उनको कुछ कहने दीजिए, उस पर मैं नहीं जाता। आज का आपका जो मुद्दा है, मैं उस मुद्दे पर आता हूँ कि जब हम ध्यान लगा रहे हैं, देखिए चुनाव चल रहा है, माननीय मोदी जी ने चुनाव प्रचार किया, 200-300 रैलियां की, मेहनत किया, अब ईश्वर की शरण में अपना चले गए कोई आध्यात्मिक ध्यान लगाने। विपक्ष क्यों परेशान है? उनकी मौन से, यानी कि विपक्ष चुनाव हार रहा है। विपक्ष के सुर किस तरीके से, कोई कह रहा है कि भाई ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। अच्छी बात है, तो 2019 में केदारनाथ गए थे तो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था, 2014 में जब शिवाजी के किले में गए थे तो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं था। अब क्यों है? ये विपक्ष की आवाज जो दबी हुई है, ये वोट हारने की जो बात है, ये 57 सीटों पर और सोच रहे हैं इस पर और हम हार जाएंगे, ये स्थितियां इनकी हैं, इसलिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का भाषण आप सुनिए, क्या कह रहे हैं? सीटें आ रही हैं टकाटक टकाटक। अब एक नया उन्होंने कहा, टाटा बाय बाय भाजपा। अच्छी बात है भाई, 4 तारीख का सामने है, आप इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, आप बताइए जरा सा हमको, डिसेंडिंग ऑर्डर में 84 छोड़ दीजिए। टेक्निकल बात यह है तिलक साहब, 84 छोड़ दीजिए, कांग्रेस जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में है और गिरती चली गई नीचे। कांग्रेस की स्थिति ये है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 1 सीट पर आकर 2% वोट पर आके खड़ी हो गई। आज 17 सीटों पर लड़ रहे हैं, उनके पास प्रत्याशी नहीं है पूरे देश में लड़ने के लिए। कांग्रेस आजादी के बाद सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 300 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उस पे जो है ये बनाएंगे। इन लोगों ने तो एक अभी सबसे हास्यास्पद बात एक और कर दिया, इन लोगों ने मंत्रिमंडल भी बांट दिया। तेजस्वी यादव गृह मंत्री, केजरीवाल जेल के अंदर से वित्त मंत्री, बड़ा लोगों ने मंत्रालय भी बांट दिया। लेकिन ये सपने जो है धूल धूसरित 4 तारीख को हो जाएंगे। और हमारा जो नारा था 400 नहीं, आप लोगों ने भी तो तय कर लिया कि किस दिन शपथ होगी, 125 दिन का रोड मैप और ये सब। एकदम हमने तय किया है 125 दिन का माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड मैप देश को आगे बढ़ाने का। हाँ। उसमें आपको एक अच्छी खबर बता दूं, आज जीडीपी का अनुमान देखिए, 8.25% के दर से हिंदुस्तान की जीडीपी का अनुमान है। ये है ग्रोथ रेट किसके नेतृत्व में? हमारे नेतृत्व में। हम आज 4 ट्रिलियन की लगभग इकोनॉमी, लगभग 4 ट्रिलियन हम हो गए, जर्मनी के बराबर हो गए हैं। अच्छा, चौथे 4 पोजीशन पर ट्रिलियन हैं। हो भी गए हम लगभग, हाँ। अच्छा, 4 ट्रिलियन, हम लगभग 4 ट्रिलियन तो फिर ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन क्यों दे रहे हो? अरे भाई, फिर हमारे पास, आपको ये नहीं पता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था मनमोहन सिंह जी को कि भाई राशन जो सड़ रहा है ये जनता में बांटिए। हाँ, फूड सिक्योरिटी बिल तो वही लेकर आए। एप्लीकेबल किसने, इम्प्लीमेंट किसने किया? उन्होंने किया। तो 80 करोड़ फ्री राशन देने की बात थी उसमें। जो जब हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए हैं तो फिर 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे हैं हम। आप रैपिड फायर खेल रहे हैं। तो मैं कह रहा, आपने फूड सिक्योरिटी कहा, वो लाए 13 चुनाव के पहले लाए, तो क्यों नहीं जो है वो बांट दिए भाई राशन? नहीं तो फिर 80 करोड़ वो लोग हैं जो गरीब होंगे, तभी तो आप उनको फ्री में राशन दे रहे हो ना। हम जो वहां पर देखिए, पहले हम लोगों ने बहुत समीक्षा की, फिर उसकी समीक्षा हो रही है। हाँ। अब उसमें जो हमने, जैसे कांग्रेस के सरकार के बाद से समीक्षा की, 3.5 करोड़ राशन कार्ड फर्जी बनाए थे, वो हमने हटा दिए। उसके बाद आपकी बात सही है, आप कह रहे हो कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में 5 किलो, वो 10 किलो देने की बात कर रहे हैं। जी जी, इन लोगों ने इतना गरीब बना दिया था। हम तो 25 करोड़ लोगों को निकाल कर लाए, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। अच्छा। हम तो, इन लोगों ने बनाया था गरीब, अब हाँ। उसको हम तो निकाल कर ला रहे हैं। उसमें से 25 करोड़ को निकाला हमने, फिर भी राशन बांटने की जरूरत है। हमारे देशवासी हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना। तो यानी आप ये कह रहे हो कि बेरोजगारी और महंगाई ये कोई मुद्दा नहीं था चुनाव में? एक लाइन मुझे खत्म करने दीजिए। राशन अब जो है गोदामों में सड़ता नहीं है, शरद पवार के चहेते डिस्टिलरी में नहीं बिकता है राशन।
अब 1 साल पुराना गेहूं और चावल आपको मिलता है, रोटेशन है, हम खरीद रहे हैं, हाँ। जनता को दे रहे हैं। वो भी MSP के रेट पे है, हिंदुस्तान की कैपेसिटी, हाँ, और ले ही रहे हैं। MSP पर गेहूं MSP पे नहीं खरीदा जा रहा है, धान MSP नहीं खरीदा जा रहा, बाजरा नहीं खरीदा जा रहा, हाँ। और दूना हुआ है। जब 14 में आए थे जो था उसके लगभग दूना हुआ है सबका रेट, और किसानों की आय भी दुगनी हो गई। एकदम है। आप देखिए, लगभग MSP दूनी तो आय दूनी होगी ही होगी, MSP तो दूनी हुई अच्छा, है। 2022 में आय दुगनी हो चुकी है किसानों की। MSP दूनी हुई तो मतलब आय को किससे वो करते हैं? नहीं, मैं तो आपसे जानना चाह रहा था कि किसानों की आय दुगनी हो गई। मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ कि आय किसको कहते हैं, बताइए सर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि 27 रुपए किसान की आमदनी बताई जाती है, आप कह रहे हो कि भैया डबल हो गई, आमदनी दुगनी होगी। 1100 का गेहूं हम 2200 में खरीद रहे हैं, तो डबल हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, डबल हो गया, ठीक है, ओके ओके ओके। आप कह रहे हो किसानों की आय दुगनी होगी। खैर, रतन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। प्लीज नाम सही कर लीजिएगा। वरुण जी आ नहीं पाए, इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए, तो रतन जी शॉर्ट नोटिस पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने कम वक्त में इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। रतन जी, शाही जी कह रहे हैं कि भाई पीएम बोले तो दिक्कत, मौन रहे तो दिक्कत, साधना करे तो दिक्कत, रैली में रहे तो दिक्कत। आप लोग इतना परेशान क्यों होते हैं? अब वो साधना कर रहे हैं तो उनको करने दीजिए ना साधना। अब साधना पर भी आपको, तपस्या पर भी दिक्कत है, क्यों? देखिए तिलक जी, सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं और अपने मित्रों को प्रणाम करता हूं। आपका नाम सुना, लेकिन नाम जब आपका आ जाता है ना, तो बड़ा सा बड़ा कार्यक्रम, बड़ा सा बड़ा मीटिंग छोड़ के आना पड़ता है। देखिए शाही जी अच्छे वक्ता हैं, अच्छा बोलते हैं, इनकी मैं तारीफ हमेशा करता हूं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री से दिक्कत है तभी तो देश की जनता उन्हें हटा रही है, क्योंकि यह प्रधानमंत्री जी अपने किए हुए कार्यों की तो बात करते नहीं है। मछली पे बात करते हैं, चिकन पे बात करते हैं, मटन पे बात करते हैं, मंगलसूत्र पे बात करते हैं, भैंस पे बात करते हैं, अब तो मुजरे पे बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देश का जो मिजाज है, देश की जो जनता है, वह समझ चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री एक नैरेटिव सेट करते, एक माहौल बनाते हैं। आप देखिए ना, अगर आज ये तपस्या करने गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, तपस्या करना भी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब हैरेसमेंट होते हैं, जब विचलित होते हैं, तो तपस्या करने जाते हैं, लेकिन हजारों वर्ष पहले रावण भी तपस्या किया था, उसके बाद उसकी लंका जलाई गई थी। आज वही दृश्य दोहराया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी तपस्या करने गए हैं, 4 तारीख को उनकी लंका, भाजपा नामक लंका जला दी जाएगी, और वो जलाने वाला हनुमान जी नहीं होंगे, जलाने वाली इस देश की जनता होगी, क्योंकि 10 वर्षों तक किसानों ने वो पीड़ा सही है, हमने 10 वर्षों तक युवाओं ने वो पीड़ा सही है। आपकी बात तो मान गया। 1 मिनट, आपने अपनी बात को रख लिया। आप ही की भाषा में सवाल पूछ रहा हूं, और अगर नतीजे उल्टे आए और आपकी तथाकथित लंका में आग लगी तो? बिल्कुल नहीं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि 2014 और 2019 में आप आंकड़े उठा के देखिए, 35% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, लगभग 60% से ज्यादा वोट विपक्ष को मिला था। तो अभी तो आप कहां साथ खड़े हो? जिस साथ खड़े होने की बात कर रहे हो, वहां कहां पर आप साथ खड़े हो? पंजाब में कितनी सीटें आ रही हैं आपकी? हम तो कह रहे हैं पंजाब में कम से कम 10 सीट हम जीतने जा रहे हैं। 10 सीट जीतने आ रहे हो आप, और 3 सीटें किसके लिए छोड़ी आपने? आम आदमी पार्टी हमारा मित्र है, वो भी 3 सीट ले ले तो अच्छा है। अच्छा, 3 सीटें वो ले ले तो अच्छा है। मैं आंकड़ों पर बात करूं साहब? बिल्कुल बात करिए। 2019 में लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूं, आपको 40% के आसपास वोट मिले थे पंजाब में जी जी, और ठीक उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी को करीब 42% वोट मिले। जो आपकी वोटों की ताकत थी वो सब आम आदमी पार्टी ने छीन ली, और आप कह रहे हो कि 10 सीटें हम जीत रहे हैं। देखिए उस समय तिलक जी, उस समय परिस्थितियां बदल चुकी थी। हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल रहे थे, जनता अपना डिसीजन नहीं ले पा रही थी, उन्हें आम आदमी पार्टी विकल्प नजर आई और आम आदमी पार्टी में उनका वोट ट्रांसफर हुआ। लेकिन आज उनका नहीं, आपका वोट ट्रांसफर हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ, आपका वोट उन्होंने खींचा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं कि और आप फिर या तो ये बोले कि हम यहां पर फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं, पंजाब की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, पंजाब की जनता समझदार है और उसे पता है कि तो पंजाब की जनता और पंजाब के आपके कार्यकर्ता क्या सोचेंगे, जिनके खिलाफ हमने नारे लगाए, जिनका वोट प्रतिशत जो है वो हमारा वोट प्रतिशत खींच के चले गए, हम उनके साथ फ्रेंडली मैच खेलें या फिर वाकई में फाइट करें?
तिलक जी, जब लोकसभा चुनाव होता है तो देश के मुद्दे पे होता है, और पंजाब जो है, पंजाब सबसे ज्यादा समझदार प्रदेश है, और पंजाब जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है और कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीट देगा। और निश्चित तौर पे आपको कोई बता दूं, आधार तो जितने होगा। भी मैंने आपसे पूछा 40% आपको वोट मिले थे, 42% विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट मिल गए। आप एक तिलक तरफ जी, कह आप रहे हैं कि हम देखिए ना, फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। तिलक जी 2009 का भी चुनाव देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कहां थी और कांग्रेस पार्टी कहां थी। 2014 में देखिए भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच गई, कांग्रेस कहां पहुंच गई। तो जल्दी से अश्वनी शाही जी जवाब दीजिए, फिर उस्मानी साहब और परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, तो रतन भाई ने उस चीज को कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहां पहुंच गई, कांग्रेस कहां पहुंच गई, इसको मान लिया इन्होंने। अब वो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं या गाली दे रहे हैं ना। भगवंत मान जी कहते हैं एक थी कांग्रेस, और जो है इनके चन्नी साहब कहते हैं कि सूर्यास्त भगवंत मान मस्त। तो ये तो वहां पर ये फ्रेंडली मैच खेल ही रहे हैं। दूसरी बात, जो 4 तारीख अब बहुत दूर नहीं है, ज्यादा हम लोगों को झांझा करने की जरूरत नहीं है। किसकी लंका में आग लग रही है, कौन आग लगा रहा है, कैसा हो रहा है, 1 हफ्ते के अंदर जो है बजरंग बली का दिन है, बड़ा मंगल है। हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बड़ा भंडारा कराते हैं उस दिन, और उस दिन देखिएगा कितने भंडारे होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारंगी लड्डू के। तीसरी बात, अगर ये बात न होती कि आप हार रहे हैं, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, तो इस तरीके की भाषा न होती कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ध्यान करने गए हैं तो पूरा विपक्ष परेशान है कि ये हो रहा है और वो हो रहा है। आदमी चुप है, कोई विपक्ष परेशान नहीं है अश्विनी जी। नहीं, परेशान अगर नहीं होता तो परेशान चुनाव नहीं आयोग है। तक नहीं जाते आप। प्रधानमंत्री जी रिवर फ्रंट रिवर में अपनी जहाज चलवा दें, अगर वो ध्यान करें तो दिक्कत, आप मछली खाएं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो है नवरात्र में मटन बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई ध्यान करता है तो बाबर की कब्र पर जवाहरलाल नेहरू गए, कोई दिक्कत नहीं देश को। इंदिरा जी गई, कोई दिक्कत नहीं है। इंदिरा जी ने तो कहा, नटवर सिंह की किताब पढ़िए, इंदिरा जी ने कहा था कि हमें बड़ी दिव्य अनुभूति हुई, हमने अपना भविष्य डिबेट में अब बाबर कहां से आ गया शाही जी? नहीं, जब वहां जाए तो कोई बाबर की बात कहां से आ गई? बाबर की बात इसलिए आ गई कि हमको तो आपत्ति नहीं भाई कि बाबर की कब्र पर 4 पीढ़ियां गई। अब मुद्दों पर ठीक है, चुनाव नहीं हुआ ना। एक मिनट जी, ये बाबर की बात आ रही है? तो आपने कहा कि वो बाबर की मजार पर चले गए, तो जिन्ना की मजार पर कौन गया था? बाबर पे तो हम नहीं गए थे। जिन्ना की मजार पर कौन गया तो था? आक्रांता था भाई शाही जी, जिन्ना कौन था फिर? बाबर तो आक्रांता था, जिन्ना तो चलिए हमारा देश नहीं बटा था तो हिंदुस्तान में थे वो। नहीं, हिंदुस्तान में थे, लेकिन बहुत कुछ तो आपने हिंदुस्तान बटने के बाद कहा ना उनको, तो फिर उनकी मजार पर कौन गया? वो तो कांग्रेसियों के भाई थे, कांग्रेसियों के भाई थे। आप बताने में क्यों हिचकिचा रहे? कौन गया था जिन्ना की मजार पे? अरे गए, उन्होंने उसका प्रायश्चित भी किया। उन्होंने इंदिरा गांधी ने प्रायश्चित किया, किस चीज का प्रायश्चित किया? मनमोहन सिंह ने किया, राजीव गांधी ने किया। नहीं शाही जी, गर्मी है, क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हो? मैंने पूछा कौन गया? अरे कहा बीपी बढ़ रहा सर, बीपी नहीं बढ़ रहा है, हम लोग कूल है एकदम। नहीं कूल रही है, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप नाम क्यों नहीं ले रहे? कौन गया था जिन्ना की मजार पे? जिन्ना की मजार पर जो भी गया उसने प्रायश्चित किया। जो भी गया भाई आप ही ले लीजिए ना, आप तो नाम क्यों नहीं लेंगे? हमारे नेता का नाम आपको लेना अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। आप इतनी देर से नहीं, आडवाणी जी का नाम लीजिए ना, दिक्कत क्या है? हाँ तो प्रायश्चित किया ना आडवाणी जी ने। हाँ तो मैं नाम लेने में आपको क्यों हिचकती? मैं कोई दिक्कत नहीं, हमारे नेता है, प्रायश्चित किया ना। इन 4 पीढ़ियों में किसी ने प्रायश्चित किया? ठीक, बाबर की मजार पर जाने के बाद। ओके, यहाँ पे भी बाबर आ ही गया। मैं यही सोच रहा था 7वें चरण में बाबर भी आई गया। ठीक, ओके, आना ही था। हाँ आना ही था, मैं तो कह ही रहा हूं आना ही था भाई। इन लोगों के प्रणेता उस्मानी साहब तो आएंगे नहीं। उस्मानी साहब एक मिनट 7वें चरण पे ही आ जाते हैं, फिर परमवीर जी आ रहा हूं आपके पास। सर 8 राज्यों की 57 सीटों पर तो चुनाव है, लेकिन सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं। उस्मानी साहब, पिछली बार बीएसपी आपके साथ थी, लेकिन बीएसपी वाला फैक्टर जो है, माना जाता है कि वो गुड्डू जमाली मॉडल है ना उनके पास, भले ही वो मॉडल टाइप की बात कर रहा हूं, है जहां पर मुस्लिम तो वहां भी मुस्लिम कैंडिडेट, इस टाइप का जो है। लेकिन इस बार उन्होंने दोनों तरफ बल्लेबाजी की। क्या असर दिखाई दे रहा है ये बहुजन समाज का? देखिए, इस चुनाव में जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, राहुल जी के साथ है, अखिलेश जी के साथ है। और जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, ये जो कल होने वाला है,
इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का खाता ही खुल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बहुत परेशान लोग हैं ना, इसीलिए परेशान है, इसीलिए ध्यान मुद्रा में चले गए हैं। हाँ। कि भगवान कैसे बचा लो, भगवान की शरण में जा रहे हैं। विपक्ष के हमलों से इतना परेशान हो गए हैं कि उनको अब ये दिखाई पड़ रहा है। देखिए 10 साल में जनता ने इनको देख लिया, कभी थाली बजवा दी, कभी ताली बजवा दी, कभी मोबाइल की लाइट जलवा दी। अभी मैं सुन रहा था अपने विद्वान स्पोकमैन को बीजेपी के, कह रहे थे किसानों की आय दुगनी हो गई। हम डेली टीवी और अखबारों में देख रहे किसान आत्महत्या करके मर रहा है, किसान के गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है। किसान के गन्ने का जो रेट हम लोग 310 रुपए देते थे, 350 रुपए देते थे, वो आज 370 रुपए, 20 रुपया बढ़ा। तो इनकी आमदनी 700 रुपए कर देते आप गन्ने का रेट, क्यों नहीं उस्मानी किया? साहब, मैंने बीएसपी का जिक्र किया, मुद्दों पर तो आपने बात कर ली ना, मैं बीएसपी के आज व्यवहारिक बात करेंगे। ये देखिए इस टाइम पूरे देश की जनता, हाँ। अगड़ा, पिछड़ा, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हाँ। सारे लोग जो हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो चेहरे हैं वो एकदम स्वच्छ, साफ छवि के हैं, झूठ नहीं बोलते हैं कि हम 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, हम 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देंगे। हाँ, झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो हम महंगाई कम हसन साहब करेंगे। कह रहे थे मुस्लिम आरक्षण देंगे। नहीं, वो हम कैसे महंगाई देते कम नहीं, क्यों मुस्लिम आरक्षण देंगे भाई? हसन साहब बोल रहे थे, एसटी हसन साहब कह रहे थे। जाति और धर्म के आधार पे आरक्षण क्यों देंगे आप? नहीं, क्यों तो एसटी आरक्षण हसन साहब देंगे? फिर ये बात क्यों कह रहे थे कि भैया हम जो है मुस्लिम आरक्षण देंगे? ये उनकी बात कोई वो समाजवादी पार्टी के स्पोकमैन नहीं है। अच्छा, क्या अच्छा, वो समाजवादी सिर्फ पार्टी सांसद ही ने हैं। उनको अधिकृत नहीं किया है कि आप बात रखिए। भाई जाति धर्म के आधार पे आरक्षण के क्या मतलब है, आप बताइए नहीं, ना। मैंने वही कहूं, हसन साहब के मंचों, क्योंकि आपने कहा ये झूठ बोलने की बात, तो मुझे याद आ गया, हसन साहब भी बोल रहे थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं हाँ। कि पसमानदा समाज, मुस्लिम समाज को हम न्याय देंगे, तो न्याय देना है तो आज घोषणा शाहिद कर प्लीज दें। जल्दी से, फिर परमवीर जी पूरा वक्त आज घोषणा कर देना मुझे बस कि सिर्फ उनको उस्मानी जो साहब को एक अनुसूचित बात जाति के बताना दर्जे है, से रोका गया है। इतना जनता जो है इनको दे रही है, तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को क्यों पीट रहे थे और समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस को क्यों पीट रहे थे? 2 सभाओं में गुंडागर्दी हुई। और लालू यादव जी ने अरे फुलपुर में हुआ, और वो तो छोटे लालू यादव जी अरे ने कहा सुनिए कि भाई गांधी जी, हमको वो छोटे कार्यकर्ता होंगे, हमको हमने आरक्षण तमाम देना है, वीडियोज मुस्लिम आपके आरक्षण देखे देना है। हैं। लालू यादव जी आपके ने कहा। राष्ट्रीय नेता अब लालू पकड़ यादव जी पकड़ को के भी कहिए धक्का कि मार के वो लोगों को स्पोक मंच से पर्सन हटा नहीं रहे है। थे। राष्ट्रीय नेता आपके लालू यादव जी को राष्ट्रीय कहिए ना नेता भाई। अपने नेताओं को धक्के मार के मंच से पीछे धकेल रहे थे। कई वीडियो वायरल हुए जिसमें आपके नेता जो अरे है भाई अभी पीटा है कांग्रेसियों ने, सफाइयों को, सफाइयों ने कांग्रेसियों को फुलपुर में, और दोनों नेता मंच पर बैठे हैं। आपके नेता को हाथ पकड़ के धकेल दिया पीछे कि हटो, आगे से पीछे जाओ। एक फुलपुर में क्या हुआ नायडू को हटाया गया। साहब जरा आप ध्यान दीजिएगा। और लालू यादव जी पर भी बोलिए ना, कहे थे कि पूरा आरक्षण मिलना चाहिए मुस्लिमों को। लालू यादव अरे भाई जो आप गैस सिलेंडर ला के ले जाते थे सर पे कि ये 300 का बहुत महंगा है, कांग्रेस की सरकार में 300 का सिलेंडर बहुत महंगा था, तो महंगाई कम कर रहे थे। 1 जनवरी 14 को 1241 रुपए का था उस्मानी साहब, आपने लगाया। देखिए डिबेट डिरेल हो रही है। एक मिनट नहीं उस्मानी साहब, 300 का सिलेंडर 1000 का बेचोगे। उस्मानी साहब एक काम करिए ना, एक काम करिए, वो अपने सर पर लेकर घूमते थे सिलेंडर, आप घूमिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। नहीं बिल्कुल ठीक बात, कोई रोकेगा थोड़ी ना आपको, नहीं ये रोक नहीं सकता कोई भी, आप घूमिए। एक मिनट परमवीर जी कह रहे थे महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई सर अब आपने उठाया ना मुद्दा, जनता जवाब देगी, जनता ने दिया जवाब इनको। हाँ तो अच्छी 4 तारीख को उस्मानी साहब, 4 तारीख आप रहेंगे हमारे साथ, कोई फोन स्विच ऑफ नहीं होगा, आप हमारे साथ रहेंगे, किसी को कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, किसी शादी निगाह में नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, ठीक? डन, ओके। हाँ परमवीर जी, विपक्ष ये कह रहा है कि भाई ये साधना, तपस्या, कैमरों को साथ ले जाना चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन है, और जब ठीक आखिरी चरण की वोटिंग होने वाली होती है, देश के प्रधानमंत्री कुछ ऐसा करते हैं जिस वजह से हिंदू वोटर को एक संदेश जाता है। यह विपक्ष का ऐतराज है, आपका जवाब? तिलक जी मैं जवाब 2 पार्ट में दूंगा। देखिए
डॉक्टर अपने मुलायम सिंह यादव जी की बात याद आ गई थी मेरे को, और उन्हें लोहिया जी ने कही थी शायद ये बात कि चुनाव जीतने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, पर्चा, चर्चा और खर्चा। पर्चा यानी कि आपका चुनावी घोषणा पत्र, चर्चा माने आपके बारे में चर्चा होना, और चुनाव के ऊपर व्यवस्थाओं के लिए खर्चा करना। तो तीनों काम हो रहे हैं, और इन तीनों कामों को करना है आचार संहिता के दायरे में रहकर। आचार संहिता का उल्लंघन ऐसे नहीं होता कि मैंने कह दिया कि शाहिद जी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग को देखना, उनके सेट गाइडलाइंस है। जहां पर प्रधानमंत्री गए हुए हैं वहां पर कहीं कोई चुनाव नहीं हो रहा है। तो कानूनी तौर से इलेक्शन कमीशन बताएगा अच्छे से क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये कैमरा मतलब की जो चुनाव बात है नहीं हो रहा वहां पर, जी, लेकिन विपक्ष कह रहा है तो प्रचार तो हो रहा है ना। तिलक जी, जैसे अभी क्या नाम है, हमारी एक डिबेट चल रही है, इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, तो ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है। कल को वहां पर वोटिंग पड़ने वाले आज कैसे बात कर रहे हैं अब इस बारे में? ये तो गाइडलाइंस को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि गाइडलाइंस में अपने हिसाब से बना लूंगा मैं, ऐसा नहीं है। और ये कैमरा तो सब नहीं, वोटर्स के जहन में ये असर डालती हैं तस्वीरें इस तरह की? जी जरूर डालती है। तो वही तो विपक्ष कह रहा है डालती है। कांग्रेस ने 1984 का भी बात हो रही थी, बार बार घुसारा नहीं किया था, लेकिन बाबर आ गए तो ये भी बात मुझे सोचा लगे हाथ बता दूं। हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी थी टैक्सी ड्राइवर की, एक सिख टैक्सी ड्राइवर की, कि क्या आपको इनसे डर लगता है? 84 की बात है, बहुत जबरदस्त तरीके से कांग्रेस जीत कर आई थी उसके बाद। तो चीजें क्या है ना, कैमरा आज से भी है, कैमरा तो शुरू से घूम रहा है। सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी की एक फोटो बहुत वायरल हुई थी, अभी चल रही थी, इंडिया गेट के पास आइसक्रीम खा रहे हैं खड़े हुए वो। और अभी राहुल गांधी जी का जब महात्मा गांधी जी की समाधि की परिक्रमा कर रहे हैं तो फोटोग्राफर आगे आगे चल रहा है वो। ये तो सब लोग कर रहे हैं सब। और ये करना क्यों पड़ा? प्रधानमंत्री साधना करने गए हैं वहां पर, ये करने के लिए मजबूर करा। एक नैरेटिव चला बहुत दिन तक। देखिए, बुरी बात मानने की नहीं है, आप फिल्में उठा के देखिए 80s 90s की, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। वहां पर टोटल जो भी हिंदू प्रैक्टिस होती थी, उन लोगों को ढोंग, आडंबर और पुराने जमाने की घटिया नुकुसी बात बताई गई। और जो बाकी सब कुछ है वो मॉडर्न है, और वो बिल्कुल आपको ईश्वर से अच्छे से कनेक्ट करता है। तो ये प्रधानमंत्री हो सकता है जानबूझ के भी कर रहे हो कि जो चीजों को आप तिवारी जी वही करके दिखा रहे हैं। तिवारी जी वो ये कह रहे हैं कि कनेक्ट करता है जनता को, और आप लोग इस तरह से बेचैन हो रहे हो। जाना है, आपका मन करे अयोध्या घूमा, इस बहाने प्रभु राम के दर्शन भी हो जाएंगे। कौन रोक रहा है आपको? तिलक जी, प्रधानमंत्री मोदी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरीके का कृत्य करता है तो क्या संदेश जाएगा? अगर आप देखिए, मतलब इसमें बुरा क्या है? बुरा ये है कि आप पूरे लाव लश्कर, पूरे मीडिया को अपने साथ लेके गुफा के अंदर 15-15 कैमरा लगवा के क्या दिखाना चाहते हैं? जनता के बीच में क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये पूरा देश देख रहा है। अच्छा, जब आप लोग मंदिर जाते हो कैमरे नहीं जाते? नहीं, देखो कैमरा जाता है, लेकिन 8-8, 10-10, 15-15 कैमरे, हर एंगल से कैमरा उनको कैप्चर कर रहा है। और अगर कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हो फिर वो क्या होता है? वो तो देखो, प्रधानमंत्री मोदी भी जनेऊ पहनते हैं या नहीं पहनते हैं वो तो वही जानते हैं। उनके माता जी के निधन तो वो बाल भी नहीं निकालते हैं, वो भी वो जानते हैं। लेकिन उस पर नहीं जाऊंगा, उनका धर्म क्या है वो जाने। लेकिन मैं यही कहता हूं कि देश के मतदाताओं के बीच में अब कोई असर नहीं होने वाला है। ठीक, परम जी ये कह रहे हैं कोई असर नहीं होने वाला, आप कह रहे हो असर हो रहा है। जल्दी से फिर शाहिद जी और उस्मानी जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी, अगर असर ना होता तो आज एक बहस ही ना हो रही होती। देखिए, असर तो हो रहा है। अब जो प्रधानमंत्री की पिच पे बॉलिंग डाली है, विपक्ष ने पूरे बल्ला घुमा दिया है। अच्छा, आखिरी ओवर में है, आखिरी ओवर में बल्ला घुमा दिया। अगर जैसे वो शुरू में 400 पार का प्रधानमंत्री खुद मान कर गए कि मैंने तो कहा था 400 पार का, तो कई दिन तक आप उसी 400 पार में ठीक है रामवीर जी, चले गए हैं। 57 सीटों पे मतदान हो रहा है, आप भी यही रहेंगे, हम भी यही रहेंगे। उस 57 सीटें का आकलन आप निकाल के रखिएगा। इनके साधना से कितने सीटें ये जीतते हैं और कितने हारते हैं, हम देख लेंगे। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, मैं लड्डू लेकर आपके घर पर आऊंगा, वरना मैं आपको अपना एड्रेस टेक्स्ट करूंगा तिलक जी के माध्यम से, आप मेरे घर पर आइएगा। हम ये कह रहे हैं कि 57 सीटों के लिए मतदान होने वाला है कल। 57 सीटों में से 57-58 सीटों में से कल कितनी सीट जीतेगी ये साधना से भाजपा, ये तो बता दीजिए। मैं कैसे बता सकता हूं? ये सवाल वैलिड है, वैलिड सवाल। 1 मिनट, इसका जवाब तो शाहिद जी दे सकते हैं ना, परमवीर जी कैसे देंगे? परमवीर जी बीजेपी के नेता थोड़ी ना, आप उनसे पूछ रहे हो। 1 मिनट शाहिद जी, अब आखिरी चरण में पूरा देश इस सवाल को बड़ा जहन से सुने, बहुत गहराई से समझे,
और इसमें पूरा निचोड़ है। उदाहरण के तौर पर 57 सीटें आखिरी चरण की बची हैं। शाही जी, जी, आखिरी 57 सीटें बची हैं। अब तक आप कितनी सीटें जीत चुके हैं, आपका आकलन, जो अमित शाह जी कह रहे थे? अमित शाह जी जो कह रहे थे छठवें चरण से पहले जो है, उन्होंने कहा कि 2 चरण बचा था तो हम 310 क्रॉस कर चुके थे 2 चरणों में, हम 400 क्रॉस कर लेंगे। हाँ। यही उन्होंने कहा हाँ, था। तो अब 57 सीटें बची हैं। जी, 57 सीटें बची हैं, इसमें से जी। कितनी जीतने वाले हैं आप? 57 में हम 35-40 सीटें हम जीत जाएंगे सर। 35-40 सीटें, तो फिर तब भी तो 400 पार नहीं हो रहा। एकदम पार हो रहा है। आप वो तो अब रिजल्ट आने के बाद इतने बड़े नहीं, तो फिर आप कह रहे हो 400 पार है, 400 पार हो रहा है सर। अच्छा, एक बात बताइए तिलक जी। नहीं, अभी पूरा सवाल नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन एक टीवी चैनल पर कहा था कि भाई मैंने तो 400 पार कहा, 58 सीटें, 58 सीटें छठे फेज में, एक मिनट, 58 सीटें छठे फेज में और 57 सीटें अब। एक मिनट सर, एक मिनट शाहिद जी, आप रुक जाइए ना, मैंने आपकी बात सुनी सर। 57 और 58, 57 और 58, ठीक, 57 छठे फेज की और 58 लगा लीजिए। आप ही के मुताबिक आंकड़े को समझाइएगा मुझे। आपने कहा 57 सीटें अब बची है, 57 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? 57 में मैंने कहा 35 से 40 सीटें जीत तो रहे हैं। सर फिर भी 400 पार नहीं हो रहा। अरे मैंने कहा संवैधानिक रूप से कितने पर जीत होती है सर? तो आप 400 पार का नारा भूल गए। अरे क्यों नहीं नारा देंगे हम? नारा क्यों? हम वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं। तो मैं उसी हिसाब से आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, अब मैं चुप हो जाता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं शायद जी, सवाल ले लीजिए, आप पूरा वक्त आप ही को दूंगा। नहीं, आप कहाँ पूरा वक्त दे रहे हैं भाई? आप बंगाल में जिन 57 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, आ जा रहा है, मैं लगातार बोलता रहूंगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, उसको सुन लीजिए ना भाई। मुझे पता है कि अच्छे प्रस्तोता है, हम लोग सम्मान करते हैं आपका, लेकिन इन अल्पज्ञानियों की बात तो सुनना चाहिए आपको। आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, बातें जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने 400 पार का नारा दिया और ये विपक्षी इंडिया अलायंस वाले उस 4 चरण तो खेलते रह गए, समझ में नहीं आया ये क्या हो गया, उसी 400 में उलझे रहे। कोई 272 की बात नहीं कर रहा था, 400 में उलझे रह गए। और सच्चाई यही है, संवैधानिक रूप से 272 पे ही सरकार बनती है। तो आज 400 पार का नारा हमने दे दिया, तो क्या हम 272 पाएंगे? तो आप कह देंगे नहीं नहीं आप शाही जी आप सरकार से बाहर है। तो मतलब भ्रमित कर रहे थे आप? मतलब क्या होता है? हम अपने कार्यकर्ताओं को टारगेट नहीं देंगे। अच्छा, टारगेट दिया था आपने, मैं उसी टारगेट पर आ जाता हूं। ठीक है, टारगेट पर आइए और उतना ही आप अल्पज्ञानी नहीं है, आप बहुत ज्ञानी आदमी हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं। आप जो बात कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। यानी आप ये कह रहे हो हमने 400 तय इसलिए किया ताकि हम 272 छू पाएं, ठीक। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए शाहिद जी, इन्हीं 57 सीटों में जहां पर चुनाव होना है जी, उनमें से बंगाल की 9 सीटें हैं। बंगाल की 9 सीटों पर 9 की 9 सीटों पर टीएमसी का कब्जा रहा, ठीक ठीक। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। हार का फासला, दूसरे नंबर पर थी बीजेपी, लेकिन हार का फासला था 1.25 लाख से 3 लाख तक वोटों का। जी जी जी। तो ये 9 सीटें जो आपकी रीच से काफी दूर दिखाई दे रही हैं, वो कोई असर नहीं डालेगा बंगाल? अब इसी पर आ जाइएगा। पूरे हिंदुस्तान में हम ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं, 5 लाख 3 लाख 2 लाख की बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ 200 सीट की बात कर रहा हूं जो हम 3 लाख के मार्जिन से जीते थे। फासला 3 लाख का था 200 सीटों का। अब जरा आप मार्जिन आप भी निकाल लीजिए। और दूसरी बात बंगाल के लिए मैं बता दूं, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 30 सीटें जीत रही है। वहां पर जो स्थितियां हैं पूरी पलट गई हैं। आप इसको अभी आने दीजिए, आज की कोई बात नहीं, चर्चा हम लोग कर सकते हैं, मगर 4 दिन और इंतजार कीजिए, उस दिन पूरा विस्तृत इस पर करिए। पंजाब का जिक्र कर लेते हैं, 13 सीटें। जी हाँ जी। कांग्रेस 8 सीटें जीती थी, हाँ, और 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही आज, ठीक है। तो पंजाब में किसान आंदोलन का कोई असर पड़ेगा कि नहीं? अब देखिए, जनता है, पढ़ भी सकता है, नहीं भी पढ़ सकता है, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि पंजाब में आज हमारी लड़ाई आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस वहां पर वो नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है किसान आंदोलन का असर पड़ेगा? हम कह रहे नहीं भी पढ़ सकता है, हम कहते रहे, कहाँ कह रहे हैं कि पड़ेगा? तो अगर पढ़ा तो 13 सीटें तो यहां पर भी खतरे में आ जाती हैं। अरे अब तो मैं तो कह रहा हूं
भाई जब सर घुटवाया जाता है तो नाऊ से पूछा जाता है कितने बाल हैं, तो कहेगा कि नाऊ बाबू अब सामने ही आ रहा है, तो 4 तारीख को तो सामने आ जाएगा। 13 तो के केरला 13 नहीं, मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, आपने कहा 272 ही तो चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कम से कम ये तो बताएंगे ना कि आप 400 का आंकड़ा आपने रखा और विपक्ष उसी में उलझा रहा। उदाहरण के तौर पर केरला, 20 सीटों में से 19 सीटें विपक्ष जीत गया। केरला में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतने की स्थिति में है, यानी कि हम एक नहीं थे तो हम 200% का उछाल। तमिलनाडु में हम कम से कम डबल डिजिट में जाने की स्थिति में हैं। ये आपको आज हम वहां पर प्रमुख विपक्षी दल बन गए हैं। डीएमके के, कांग्रेस का अस्तित्व तो खत्म हो चुका है। हम कर्नाटक हमारा बेहतर था ही, अब आंध्रा तो 400 पार हो गए, जहां हम नहीं थे, जहां आंध्रा में हम नहीं तो थे, 400 पार आंध्रा में भी हो गए। अब क्यों नहीं होंगे 400 पार? आप आने दीजिए सर। क्यों उस्मानी साहब जल्दी से, आप इतने बड़े ज्योतिषी नहीं हैं। नहीं ज्योतिषी तो नहीं है सर, लेकिन कई ज्योतिषियों के पास गए भी है ना, अपनी पर्ची खुलवाने गए भी। खैर उस्मानी साहब जल्दी से जवाब दीजिए। उसी की पार्टी, हम तो उसी की बात करते हैं। जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर फाइनल कमेंट ले रहा हूं। जी बताइए। सुना आपने शाही साहब दावा कह रहे हम 400 का नारा इसलिए दिया क्योंकि आप उलझे रहो, और आप उलझ गए उसी में। नहीं, हम नहीं उलझे, अब तो ये उलझ गए हैं। अब इनको पता नहीं क्या क्या करना पड़े, थाली बजाना पड़े, ताली बजाना पड़े, मोबाइल की लाइट जलाना पड़े, पता नहीं क्या क्या इनको कौन कौन सा कर्म करना पड़े। अब इनका खेल खत्म हो चुका है। इन्होंने 2 बार काट की आंधी चढ़ा ली। किसान तबाह हो गया, नौजवान तबाह हो गया, व्यापारी तबाह हो गया, सारे लोग तबाह हो गए। रेलवे स्टेशन बिक गए, हवाई अड्डे बिक गए, कोई कुछ बकाया नहीं जिसको इन्होंने बेच ना दिया। ठीक उस्मानी साहब, अगर फिर भी जनता ने इनको वोट किया होगा तो? नहीं किया ही नहीं। नहीं, अगर किया होगा तो? नहीं किया है, किए नहीं सर। हाँ। किए नहीं तिलक जी, बिल्कुल जनता ने वोट ही नहीं किया। जनता इनको वोट करती ना तो इनकी सभाओं में भीड़ जाती। इनकी सभाओं में कहीं आदमी भीड़े नहीं थी कहीं। ये तो रोड शो कर रहे थे। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प कमेंट आया शाही जी। शाही जी, वो जो पीएम की ध्यान वाली तस्वीरें वो पूरा देश देख भी रहा है, वो आपने देखी तस्वीरें? जी हाँ। तो लाइव में कमेंट आया, वो पूछ रहे हैं शाही साहब जब आप ध्यान पर जाते हैं तो कैमरे लेकर जाते हैं क्या? अब व्यक्ति का व्यक्तित्व कहता है कि कैमरे लेकर जाते हैं। कुछ लोग बैंकॉक जाते हैं तो कैमरे नहीं ले जाते हैं, गन्ने के खेत में जाते हैं तो ले जाते हैं कैमरे, गेहूं का खेत में जाते हैं, धान तो के कैमरों के साथ ध्यान लगाया जा सकता है वैसे? क्योंकि बैंकॉक में शायद कैमरे अलाउड नहीं होंगे, इसलिए लोग नहीं ले जाते हैं। शाही जी जी, कैमरों के साथ ध्यान लगाया जा सकता है वैसे? अब व्यक्तित्व होना चाहिए ना, तो कैमरा तो पीछे पीछे अपने आप चला जाता है। आपका व्यक्तित्व है, देखिए आपका कैमरा आपके सामने लगा है। आप कहीं फील्ड में जाएंगे तो कैमरामैन आपके साथ रहेगा, लेकिन कोई मंगरू राम जाएंगे तो नहीं रहेगा ना। तो प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व है, ध्यान लगा रहे हैं तो इसलिए कैमरा पहले चला जाता है। एकदम जाना चाहिए। लोग मोटरसाइकिल बनाते हैं तो वहां कैमरा लेकर जाते हैं। जो तस्वीरें हैं उसमें आपको क्या लगता है कितने कैमरे इस्तेमाल किए गए होंगे? अब ये तो आप सूत्र आपके पास होते हैं, आपको ज्यादा अच्छा पता होगा। नहीं, रतन जी फोन करके मुझे बता रहे थे, कह रहे 9 कैमरे इस्तेमाल हुए हैं। अरे अब 9 हो चाहे 900 हो, फोटो देखिए, आप लोग धाराशायी हो रहे हैं उसी फोटो से। क्यों आपकी हालत खराब है भाई? छोड़ देते, 9 होते चाहे 900 होते। बैंकॉक में कैमरे अलाउ नहीं, आप नहीं ले जाते, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज को। कुछ लोग अपनी अपनी वो है, कुछ लोग ध्यान करने जाते हैं, कुछ लोग बैंकॉक और इटली जाते हैं। ये अपना अपना है भाई, अब जो जहां जाना चाहे। धान के खेत में जब कैमरा लेके आदमी जा सकता है, जब मोटरसाइकिल कैमरा लेके बना सकता है, तो वहां कितने कैमरे लगे होते हैं? नहीं, जिस गुफा में सिर्फ एक व्यक्ति रह सकता है, उस गुफा में अगर 15-15 कैमरे हो तो वो सवाल, इसलिए वो परेशान हो रहे थे तिवारी जी। अरे तो परेशान तो है ही है, अभी आगे 2047 तक परेशान रहेंगे ये लोग। अब 2047 तक परेशान रहेंगे, चिंता मत कीजिए। अच्छा, तो चलते चलते बता दीजिए, आप ध्यान कर सकते हैं अगर आपके आगे पीछे कैमरे लगे हों? एकदम कर सकते हैं। ध्यान तो वो व्यक्ति करता है, कैमरा नहीं। आप वहां बैंड बाजा बजाइए तो ध्यान नहीं टूटता है लोगों का। ये मनीषियों का देश है, महारथियों का देश है, ये बैंकॉक वालों का थोड़े देश है। ये तो हिंदुस्तान मनीषियों महिषियों का देश है, जिसके ओम के उच्चारण पर जो है, जैसे जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के बाद जनता वोट करती है इन तस्वीरों को देख के? बैंकॉक वालों को वोट करती है।
आप सिर्फ आज बैंकॉक पे क्यों अटके हैं? मैं इसलिए बैंकॉक पे अटका हूं, मैं मुकाबला है ना बैंकॉक वर्सेज कन्याकुमारी, तो दोनों में हम देख रहे हैं ना कि आप कैमरा यहाँ ढूंढ रहे हैं और वहां बगैर कैमरे के जाते हैं, इसलिए वोट नहीं मिलता है। तो सूट सिला के बहुत लोग जो है, तो इससे मतलब वोट मिलेगा? अब वोट क्यों नहीं मिलेगा? हमको वोट मिला, हम जीत रहे हैं तो मतलब धर्म की राजनीति कर रहे हैं आपके मुताबिक आप? क्यों ना करें? तो आप धर्म की राजनीति करते हैं? नहीं, क्यों ना करें? मैं वो पूछ रहा हूं, धर्म की राजनीति करते हैं आप? हिंदुस्तान में अगर 2014 तक एक समाज मतलब जो अछूत था उसके लिए अगर हम लड़ाई लड़े तो क्यों ना करें? किसने कहा हम धार्मिक पूजा करने जा रहे हैं तो हम जो है धर्म की लड़ाई कर रहे हैं। नहीं, लड़ाई नहीं, आप धर्म, आप खुद कह रहे हो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सुनिए, राम जी, नहीं, हम वहां से वोट का अपील किया है क्या किसने? ये तो आप कह रहे हैं। आप नहीं, आप ही तो कह रहे थे अभी सर। नहीं, आप मेरे सब मुंह में अपना शब्द मत डालिए सर। आप मेरे ऊपर डाल रहे हो कि मैंने शब्द डाल दिए? आपने कहा कि धर्म के नाम पर वोट मांग रहे, क्या दिक्कत है? हमने उनको एक भव्य मंदिर का स्वरूप दिया, हम सांप्रदायिक हो गए। अच्छा, ये मुसलमानों को तो मतलब पहला हक दे रहे थे, वही बात कह रहे हैं, राम को लाए हैं हम। हाँ। इन्होंने प्रियम्बल में थैंक यू। तो शाही जी वक्त इजाजत नहीं दे रहा। शाही जी के साथ वक्त का पता नहीं चलता है, ये बात तो है। कैसे एक घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता। लेकिन तिवारी जी, 4 तारीख मुकर्रर है, उस्मानी साहब ने वादा किया है उनका फोन स्विच ऑफ नहीं होगा, ना किसी निकाहनामे में जाएंगे और ना कहीं घूमने जाएंगे। उन्होंने कहा 4 तारीख हमारे साथ पक्का वो रहेंगे, चाहे नतीजे कुछ भी हो, और आप भी हमारे साथ रहेंगे। ठीक तिवारी जी, डन। बहुत बहुत शुक्रिया। शाही साहब वैसे ही लड्डू बनवाने का ऑर्डर दे चुके हैं। परमवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन जनता को तय करना है कि आखिरकार सरकार किसकी बन रही है। ये स्थितियां एग्जिट पोल में दिखाई देंगी कुछ ही घंटों के बाद, लेकिन हकीकत 4 तारीख को ही सामने आएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।